सामाजिक सरोकार और उन मुद्दों पर बात करते हैं जिस पे आज लोग अपनी बेबाक राय देते हैं। तो इसी क्रम में आज हम जनपद भदोही के एक ऐसे खास व्यक्तित्व से मुलाकात करने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपने जीवन में पत्रकारिता, राजनीति और आध्यात्म को बहुत ही नज़दीक से देखा है और काफ़ी उसके विषय में जानकारी रखते हैं। तो आज हमारे साथ श्री केशव कृपाल पांडे जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वास्तव में जो आज की राजनीति है उसके बारे में क्या उनकी राय है, उसको कैसे और बेहतर बनाया जाए। जी पांडे जी, आपका स्वागत है आईपा में। क्या कहेंगे आप? बोले। धन्यवाद आपको संतोष जी। आज की राजनीति पर आपने मेरा अभिमत जानना चाहा, तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज राजनीति है ही नहीं, क्योंकि राजनीति उसे कहते हैं जहां राजतंत्र में नीति सम्मिलित हो। वर्तमान समय में राजनीति केवल सत्ता का प्रतीक बन गई है और अगर इसको यूं कहा जाए कि नाम तो हम लोग जनतंत्र का, प्रजातंत्र का लेते हैं, विदेशों में भी जाके हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे देश का प्रजातंत्र बहुत मजबूत है, चारों तरफ प्रजातंत्र की भाषा की दुहाई देते हैं, लेकिन प्रजातंत्र केवल तकनीकी दृष्टि से है कि चुनाव होते हैं, लोग मत डालते हैं और कोई जीतता है, कोई हारता है, कोई सरकार बनाता है, कोई उससे वंचित रह जाता है। इससे लगता है कि ये प्रजातंत्र है, क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन तंत्र तो जो है वह वास्तव में आज भी राजतंत्र की ही तरह से है। जैसे पहले राजा लोग हाथी घोड़े पर सवार होकर के तलवार ढाल लेकर के लड़ाई लड़ते थे, जो मजबूत होता था वो राज्य पर अधिकार कर लेता था, कोष पर अधिकार कर लेता था, जनता को गुलाम बना लेता था और मुकुट उसके सिर पर चला जाता था। तब में और आज में कोई विशेष अंतर आया हुआ दिखाई नहीं पड़ता। आज भी बहाना और माध्यम प्रजातंत्र का है, लेकिन उसी राजतंत्र की तरह प्रजा के मत का अपहरण कर लिया जाता है, प्रजा के मत को छीन लिया जाता है, उसको प्रभावित करके भ्रमित कर लिया जाता है, जिसको प्रचार कहते हैं। प्रचार के नाम पर अपनी उपलब्धियों का प्रचार नहीं होता, बल्कि भ्रमित करके, डाइवर्ट करके। मैं तो ये कहता हूँ कि जनता तो सही सोचती है, सही सोच सकती है, लेकिन हमारे देश के राजनेता उसको सही रास्ते से सोचने नहीं देना चाहते, उसकी सोच को बदल देते हैं। तो अगर हम किसी को बेहोशी की दवा खिला करके उससे सिग्नेचर कराते हैं तो वह उसका हस्ताक्षर मान्य नहीं होता। इसी तरीके से प्रजा को भिन्न भिन्न तरीके से, छल से, बल से, उद्वेग से, उत्तेजना से, ऐसा करके अगर उसको हम भ्रमित करके उसका मत प्राप्त करते हैं तो उसे स्वस्थ लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। यह लोकतंत्र मेरी दृष्टि से केवल तकनीकी है और तब तक ये तकनीकी रहेगा जब तक कि ये सारी विडंबनाएं दूर नहीं होगी। इन विडंबनाओं को दूर करने में राजनीतिक लोग कभी सहायक नहीं होंगे, क्योंकि इसमें अगर स्वच्छता आएगी, इसमें सफाई आएगी, इसमें परिष्कार आएगा, इसमें सुधार आएगा, तो उनका नुकसान होगा। फिर अनुचित लोगों को सम्मान नहीं मिलेगा, उनको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वे तो कभी नहीं चाहेंगे कि इसमें सुधार हो। सुधार या तो भगवान की कृपा से हो या फिर कोई ऐसी जन क्रांति हो कि ये व्यवस्थाएं बदल जाएं। जैसे अगर कहा जाए कि जैसे प्रगतिशील राजनीति की बात हो रही है, आप राजनीति को काफ़ी नज़दीक से देखें, पहले से लेकर के अब तक आप देख रहे हैं इसको, तो आखिर पहले और अब में क्या अंतर दिख रहा है और इसमें बेहतरी करने के लिए क्या किया जा सकता है? पहले यही चीज़ें बहुत सूक्ष्म रूप से होती थी। ऐसा नहीं, जो मानवीय दोष हैं और मानवीय गुण हैं ये सदा सदा रहे हैं। तो राजनीति जो अब हम लोगों ने 50 वर्ष पहले की राजनीति तक को देखा है, वो स्मरण है दिमाग में। तो राजनीति होती थी, उसमें दाल में नमक हुआ करता था, जो दोष है वो थोड़ा हुआ करता था, किंतु आज नमक में दाल पक रही है। इतना सा फर्क है, इतना बड़ा फर्क है। तो राजनीति में शत्रुता नहीं होती थी, एक दूसरे के कोई दुश्मन नहीं होते थे,
विचारों की राजनीति होती थी, मुद्दों की राजनीति होती थी, विकास की राजनीति होती थी, उसी में लोग अपनी अपनी उपलब्धि से परिचित कराते थे और विरोधी पक्ष या विरोधी पार्टी की जो कमियां हैं उससे भी अवगत कराते थे। उससे दो फायदे होते थे, एक तो विरोधी दल या विरोधी पक्ष अपनी कमियों को अपने विरोधी द्वारा जान पाता था और फिर उसमें वो सुधार ले आता था। इस प्रकार किसी के पार्टी के या किसी प्रत्याशी के, किसी व्यक्ति के क्रमशः आने और जाने से अपने आप राजनीति की गंगा ऐसे शुद्ध हो जाती थी जैसे बहता हुआ पानी अपने आप शुद्ध हो जाता है। लेकिन जब पानी को इकट्ठा कर दिया जाएगा, विरोध की बात नहीं सुनी जाएगी, अपने अहंकार में अपने को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, तो इकट्ठे पानी में कीड़े भी पड़ते हैं, इकट्ठे पानी में गंदगी भी आती है। आज ये राजनीति का प्रवाह रुक गया है, ये प्रवाह चलते रहना चाहिए। कोई प्रजातंत्र में किसी एक दल का अस्थायी आधिपत्य नहीं होता, आना जाना लगा रहना चाहिए। न तो किसी के आने को बहुत बड़ी उपलब्धि मानना चाहिए और न किसी के जाने पर शोक मनाना चाहिए। आना और जाना एक क्रम है, एक ये पारी है, एक ये अंतर है कि इससे जो है दोनों ही पक्ष के अंदर जो कमियां हैं वो धीरे धीरे दूर होती हैं। ऐसा होता था, ऐसा अब नहीं हो रहा है। अब की चीज़ें अलग हैं। अब सार्वजनिक मंच से मैं राजनीतिक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो कुछ बैठा देखता समझता हूँ, आज जिन मुद्दों पर राजनीति हो रही है, जब देश आज़ाद हुआ था 1948 में इतने दंगे हुए थे, गांधी जी के उनकी हत्या के पूर्व पहले भी और उनकी हत्या के बाद में भी इतने सारे लोग मरे थे, इतना हिंदू मुसलमानों में कलह था, इतना जो है सांप्रदायिक संघर्ष था। लेकिन 48 के बाद जो चुनाव आए, 1952 का चुनाव आया, 1957 का चुनाव आया, 1962 का चुनाव आया, लेकिन वो इतना बड़ा नरसंहार का मुद्दा, इतनी बड़ी चीजें वो कभी न तो बताई गई, न दोहराई गई और न भुनाई गई। लेकिन आज की स्थिति ये है कि एक छोटे कस्बे में, एक छोटे शहर में, एक छोटे क्षेत्र में अगर कहीं पर कोई सांप्रदायिक तनाव होता है, कहीं जातीय संघर्ष होता है, तो उसका शमन करने के बजाय, उसको भूलने के बजाय उसको कुरेद के उठाया जाता है। और आज जिन मुद्दों पर पहले लड़ाई होनी चाहिए थी और कभी नहीं हुई, इसलिए कि उस समय के नेता चाहे किसी भी पार्टी के रहे हों, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों, चाहे जनसंघ के रहे हों, जनसंघ एक प्रमुख विपक्षी दल के रूप में पैदा हुआ था जिसका कि नेतृत्व लंबे समय तक अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। तो अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक नेता नहीं थे, बल्कि वो नीतियों के प्रतीक थे, वो नैतिकता के प्रतीक थे। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू कोई नेता नहीं थे, एक नैतिकता के प्रतीक थे। इसलिए पक्ष विपक्ष के होते हुए भी कभी गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े गए, कभी घाव कुरेदा नहीं गया, कभी बुरी चीज़ों का प्रचार नहीं किया गया। हमेशा अच्छाई के रास्ते से लोग अपनी मंजिल पाने की कोशिश करते रहे। तो आज की राजनीति में अगर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए जो कि और बेहतर कर सके, क्योंकि यह देश से जुड़ी बात है, इससे देश प्रभावित होता है इस राजनीति से, इसको कैसे और बेहतर किया जाए? देखिए, मैं धर्माचार्य भी कहा जाता हूँ, क्योंकि मैंने 2004 से राजनीति का त्याग करके धर्म का आश्रय ग्रहण किया है। इसलिए उसी विषय पर बोलना जरूरी भी है और बोलना खतरनाक भी है। आज की सबसे बड़ी बात यह है, चाहे ये देश के आज़ाद होने की बात रही हो या उसके पहले की बात रही हो, चाहे भारत की बात हो, चाहे दुनिया के किसी दूसरे मुल्क की बात हो, जहाँ जो भी धर्म फलते फूलते हैं, राजा का कर्तव्य होता है केवल धर्म की रक्षा करना। और धर्म का कर्तव्य होता है कि राजा अगर उसको सही रास्ता दिखाना। धर्म में ही राजनीति चली जाए और राजनीति में ही धर्म चला जाए और ऐसा चला जाए कि फिर निकलने का नाम न ले, ऐसा चला जाए कि ये पता भी न चले कि ये धर्म है कि राजनीति है,
धार्मिक नारे का राजनीतिक दृष्टि से प्रयोग किया जाए और राजनीतिक के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए धार्मिक आयोजन किए जाए, तो यह अवदशा है। जैसे एक आदमी बीमार व्यक्ति अस्पताल में इसलिए जाता है कि उसकी चिकित्सा हो, पर अगर वह अस्पताल में अपना घर बना ले तो इससे तो अच्छा कि उसका रोगी रहना ही ठीक है। तो धर्म समय समय पर वो राजनीति को दिशा देने का काम करता था और राजनीति धर्म की रक्षा का काम करती थी, लेकिन उसका स्वाद ऐसा लगा है मुंह में, उसके फायदे इतने तात्कालिक फायदे नजर आए हैं कि लोग धर्म को अब एकदम से राजनीति का प्रमुख मुद्दा बना लिए हैं। यह चीज़ ठीक नहीं है, यह न राजनीति के लिए ठीक है और न ही धर्म के लिए ठीक है, न धर्माचार्यों के लिए ठीक है। धीरे आज स्थिति ये है कि धर्माचार्यों के प्रति जो आम जनमानस है उसके मन में सम्मान घट रहा है। एक तो वैसे ही ऐसे अनेक दृष्टांत आए हैं जिसमें धर्माचार्यों के पाप कर्म प्रकट हुए हैं। इसके बाद राजनीति में सम्मिलित होने के कारण उनको अब किसी संत महात्मा गेरुआधारी को देखते ही ये लगता है कि हम ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता है। ऐसा पहले नहीं समझा जाता था, पहले लोग उनके प्रति आदर भाव था, वो आदर धीरे धीरे घट रहा है। और जब धर्म कमजोर हो जाएगा तो न तो वह अपनी रक्षा कर सकेगा, धर्मो रक्षति रक्षितः, और न तो उनकी रक्षा कर सकेगा जिनके ऊपर धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। तो आप हमारे इस आईपा मंच के लिए क्या आपका विचार हो, क्या कहना चाहेंगे आप कैसा संदेश चाहते हैं? संदेश यही है कि देश में जो मुझे लगता है बहुत लंबे समय तक अनुभव करने के बाद जो मैं पाता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो जातीय आधार खत्म होना चाहिए, आरक्षण का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, धर्म को राजनीति से अलग होना चाहिए, चुनाव प्रणाली स्वस्थ होनी चाहिए, लोगों को भ्रमित करने के बजाय उनका ओपिनियन क्या है, उनका मत क्या है, उसको सामने आने देना चाहिए। तब कहीं जा कर के यह देश मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और विकास की बातें अभी बिल्कुल पीछे छूट गई हैं, मुद्दों की बातें बिल्कुल पीछे छूट गई हैं, उनको सामने लाना होगा। और ऐसी बातें जिनका तात्कालिक फ़ायदा मिलता है, केवल चुनावी लाभ मिलता है, वो उन बातों को हटाना होगा, पीछे करना होगा, तभी देश ठीक हो सकता है। और ये जिम्मेदारी जनता की है, जब जनता सोचेगी तभी ऐसा होगा। क्योंकि मैं पहले कह चुका कि जिनको सोचना चाहिए राजनेता, वो इसलिए नहीं सोचेंगे कि वो फायदे से अपने को वंचित नहीं करना चाहते, अच्छी चीज़ सोचने में उनका फ़ायदा घटेगा, इसलिए वो उस दिशा में कभी कोई कदम नहीं उठा सकते। ये सारी जिम्मेदारी जनमानस की है और युवाओं की है। मैं समझता हूँ कि जनमानस में मैं अंतिम अपनी बात को, सारांश को प्रकट करते हुए, केवल मुझे अगर कोई आशा है तो युवाओं से है। वो किसी जाति के युवा हों, किसी धर्म के युवा हों, और महिलाओं से है, बालिकाओं से है। इस देश में लड़कियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा सोच रही हैं, उनके अंदर देश के प्रति और समाज के प्रति बहुत ही सकारात्मक चेतना दिखाई पड़ती है। इसी से कुछ आशा बची भी हुई है कि ये देश फिर से खुशहाल होगा और जो बुराइयां हैं वो मिटेगी। हमारे इस मंच बहुत अच्छा है, आप इतना तत्पर हैं, यह भी एक प्रकार की सेवा है। अब हम आज़ादी की लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, अब हम नए सिरे से कोई स्वतंत्रता संग्राम तो नहीं कर सकते, तो आप भी युवा हैं, आपके संगठन में तमाम युवा हैं, आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं किसी का विचार एकत्र करते हैं, उस विचार को प्रसारित करते हैं, वह विचार बहुत लोगों में जाता है, तो ये भी एक प्रकार से ये काइंड ऑफ जो है सोशल सर्विस है, एक प्रकार से प्रकारांतर से यह समाज सेवा है, यह संघर्ष है। आप इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। तो हमारे साथ श्री केशव कृपाल पांडे जी थे, जिन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने बताया कि राजनीति में पारदर्शिता होनी चाहिए और जिस तरह की आज की राजनीति है उसमें शुद्धता की जरूरत है, और इसके लिए उन्होंने बताया कि युवाओं को, खास करके युवाओं में महिलाओं को भी और अपनी अहम भूमिका निभानी है, तभी देश का यह राजनीति और शुद्ध हो सकती है। और आप